Welcome to Archana's classes for judicial excellence. Our aim is to achieve judicial excellence, whether we are judge or a lawyer or we are working in the law field in any form. Today's lecture is on specific relief act. Civil court is meant for civil litigation, a civil dispute between two parties. Specific relief act is pivotal to all civil procedures for civil trial. Today we will look into the specific features and the main pointers of specific relief act. For this, our faculty, Madam Jyoti, will apprise you through PowerPoint about the specific provisions and the main pointers of specific relief act. Ms. Jyoti is our faculty. Hi everybody, welcome to Archana Classes for Judicial Excellence. As ma'am already introduced me to you, I am Jyoti Khurana and I'll be taking your Specific Relief Act classes. ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये बहुत सारे जुडिशियल एग्ज़ाम्स में आता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है और इनकी रेलेवेंस बढ़ जाती है. ज़्यादा मार्क्स का नहीं, बट येस अगर हम इनसे कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ जाएं और इनके ये पता हो कि इसमें से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है एग्ज़ाम से पहले, तो हमारे मार्क्स काफ़ी स्कोरिंग हो सकते हैं, जिससे हमारी रैंक्स भी ऊपर नीचे बहुत चीज़ें डिसाइड हो सकती हैं. बहुत सारे बच्चे इस एक्ट को छोड़ जाते हैं, बट इट हैज़ इट्स ओन रेलेवेंस बिकॉज स्कोरिंग है. आप ज़रूर इसे पढ़िए. आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम समझ पाएँ कि ये एक्ट क्यों आया था, किस लिए आया था, नीड क्या थी, और कुछ प्रोविजंस हम लोग ओवरव्यू लेंगे कि एग्जैक्टली वो प्रोविजंस हैं क्या कहते हैं. डिटेल हम उसकी नेक्स्ट क्लास में लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट with our topic specific relief act. जैसे ये टर्म बताता है आपका a specific relief, in general it has a meaning relief in specie. इसका मतलब होता है कि आप क्या दे रहे हैं in actual form, एक्चुअली में क्या दे रहे हैं. इसी नाम पर ही इस एक्ट का नाम दिया गया है. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको कंपनसेशन जैसी चीज़ें आपको बोली गई हैं कि आपको दी जाएंगी एज अ रिलीफ, बट वेयर एज हेयर आपको एक्चुअल फॉर्म्स में भी दी जाएंगी. अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. अगर किसी हॉस्पिटल ने कुछ गुड्स ऑर्डर करें, लेट्स से वेंटिलेटर की मशीन्स ऑर्डर करी हैं और बहुत अर्जेंट है. आप लोगों को पता ही है रिसेंटली कोविड का सिचुएशन गई है, उस समय डॉक्टर्स को कितनी अर्जेंसी थी और कितनी जल्दी चीज़ें चाहिए थी. तो अगर उन्होंने किसी वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट करा है कि हमें 10 वेंटिलेटर्स चाहिए बिकॉज हमें नीड बहुत ज़्यादा है, हमारे पास पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर वो वेंडर्स उन्हें 10 वेंटिलेटर्स देने में देरी कर देते हैं या देते ही नहीं हैं, और इनफैक्ट हॉस्पिटल ने अमाउंट ऑलरेडी वेंडर्स को वेंटिलेटर्स के लिए दे दिया है, ऐसी सिचुएशन में अगर वो कोर्ट जाते हैं और ये बोलते हैं कि हमें सिर्फ कंपनसेशन दे दो, क्या ये इनफ होगा? जो वेंडर्स थे उन पे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी कि वो अब वेंटिलेटर्स हॉस्पिटल को दें क्योंकि डिलीवरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी. ऐसे सिनेरियो के अंदर वो और भी रिलीफ्स मांग सकते हैं कोर्ट्स के लिए. उसके लिए रेमेडीज़ आपको इस एक्ट में मिलेंगी, जैसे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए उन्हें डिलीवरी ही चाहिए, कंपनसेशन देना उनके लिए इनफ नहीं होगा. ये एक तरह से आपका एडिशनल रिलीफ होता है, अदर देन द कंपनसेशन, अदर देन द डैमेजेस, जो आप मांग सकते हैं कोर्ट से. वेराज अब हम ये भी देखते हैं कि ये प्रोसीजरल होता है कि सब्सटैंटिव, क्योंकि बहुत सारे MCQs के अंदर प्री के अंदर ये पूछ लिया जाता है वेदर SRA इज अ प्रोसीजरल लॉ और अ सब्सटैंटिव लॉ. हमें ये चीज़ पता है कि सब्सटैंटिव लॉ वो लॉ होते हैं जिसके अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो होती है बताई जाती हैं, और अगर उन राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो कॉज ऑफ एक्शन राइज होने पर अगर कोई इंसान कोर्ट जाता है और रेमेडीज़ क्लेम करता है तो कोर्ट कुछ प्रोसीजर्स का फॉलो करती है कोर्ट, और साथ ही साथ में ये भी देखती है कि रेमेडीज़ कौन सी मिल सके उन्हें. इसी रेमेडीज़ को देखने के लिए कोर्ट इस एक्ट का भी यूज़ करता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ प्रोसीजरल इन नेचर. तो यहाँ आपका जुडिशरी के लिए या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 1 मार्क कन्फर्म हो गया, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है.
SRA is a procedural in nature. एंड सेकेंडली हम ये चीज़ देखेंगे कि आप पूछेंगे मैम CPC भी दिया हुआ है हमें प्रोसीजरल लॉ के लिए, बट हमें इसकी क्या ज़रूरत है? ये रेमेडीज़ आप वहीं पे ही डाल सकते थे जब लॉ मेकर्स ने CPC बनाया। एट दैट टाइम क्या ज़रूरत थी एक अलग एक्ट की होने की? उसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। वो क्या, आइए देखते हैं। बहुत सारी रिसेम्बलेंस ज़रूर है CPC और SRA के अंदर, बट उनका मेजर डिफरेंस क्या है? क्योंकि SRA का ओरिजिन क्या है? इट इज़ एन इक्विटी। इसका रीजनिंग और इसका ओरिजिन भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, कैसे SRA का ओरिजिन इक्विटी से हुआ। वेर एज CPC का जो प्राइमरली चीज़ है वो क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन अ कॉमन लॉ, इसलिए उनका प्राइमरी बेस ही अलग है। इसलिए हमने SRA को CPC से अलग करा है और अलग एक्ट बनाया है। एक इक्विटी से डील करता है और दूसरा कॉमन लॉ से डील करता है। इसलिए हम कह सकते हैं दो हिस्टोरिकली एज वेल एज इंस्टिकली इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसलिए उन्हें अलग किया गया। आइए अब ये देखते हैं कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ये SRA की ज़रूरत सोसाइटी को एग्जैक्टली हुई कब, और हमने ये कहाँ से स्टार्ट करा है। तो इसका ओरिजिन के लिए हमें जाना पड़ेगा बहुत टाइम पहले, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। उस टाइम पे ये इंग्लिशमैन्स ने डिस्कवर करा था, उन्होंने डेवलपमेंट करा था इक्विटी जुरिडिक्शन का। वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर दो तरह के कोर्ट्स होते थे, कॉमन लॉ कोर्ट्स और साथ में इक्विटी कोर्ट्स। कॉमन लॉ कोर्ट्स जो होते थे वो आपके कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पर आपको एज अ कंपनसेशन रेमेडीज देते थे। वेराज अगर कंपनसेशन के अलावा लोगों को कोई और रेमेडी चाहिए होती थी तो साथ में उन्हें इक्विटी कोर्ट्स जाना पड़ता था और उनको स्टेप इन करना पड़ता था। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई कि कंपनसेशन या डैमेजेस के अलावा भी रेमेडीज की ज़रूरत पड़ सकती है इंसान को। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ में। जब ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ इंडिया में कॉन्सेप्ट लॉन्च करा, एट दैट टाइम देयर वाज नो सेग्रीगेशन ऑफ द कोर्ट्स। इक्विटी कोर्ट और आपका कॉमन लॉ कोर्ट्स अलग अलग नहीं था। ये चीज़ हमारी 2005 में केस लॉ में भी ये चीज़ मानी गई दैट ये है DDA वर्सेस स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर ये बोला गया कि जो कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर दे आर बोथ कोर्ट ऑफ लॉ एंड एज वेल एज इक्विटी, दोनों ही चीज़ें वो ले सकते हैं। इसलिए इंडिया के कोर्ट्स आपके कंपनसेशन एज वेल एज कंपनसेशन के अलावा कोई और रेमेडीज हैं वो भी दे सकते हैं, बिकॉज दे कैन एक्सरसाइज इक्विटेबल जुरिडिक्शन। एक चीज़ यहाँ पर और आती है जहाँ पर ये चीज़ बोली गई कि ब्रिटिशर्स ने हमारा इंट्रोड्यूस ऐसे नहीं करा था एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ लॉ। उन्होंने जब ये चीज़ फेज एक इंट्रोड्यूस करा, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइज, इसके थ्रू ही उन लोगों ने SRA को यहाँ इंट्रोड्यूस करा। यहीं से आपका पहली बार जब SRA पास हुआ था वो कौन सा ईयर था? दैट इज 1877, बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड इट वाज बेस्ड ऑन द ड्राफ्ट ऑफ न्यूयॉर्क कोड 1862। ये आपका पूछा जा सकता है दैट यहाँ भी आपका एक क्वेश्चन बन गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, दैट specific relief act is based on what thing? It is based on equity, justice and good conscience. Mark it because it is very important for your exams. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। जो चीज़ हमारी जो करंट SRA है उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। ये कब फोर्स में आया था? बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये डेट। 1 मार्च ऑफ 1964। ये चीज़ बहुत बार पूछी जाती है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स की आपकी डेट पूछ लेते, लिमिटेशन की पूछ लेते हैं, इन्फोर्समेंट डेट। माइंडेड ये इन्फोर्समेंट की डेट है, ना कि जब ये एक्ट पास हुआ था। तो इन्फोर्समेंट याद रखिएगा 1 मार्च ऑफ 1964। एंड साथ ही में ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हुआ था जिस समय ये पास हुआ था। एंड हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि ये प्रोसीजरल लॉज में आता है। इसको प्रोसीजरल लॉ को हम एडजेक्टिव लॉ भी बोलते हैं, जहाँ पर हमें सिविल रेमेडीज और रिलीफ्स मिलते हैं। अब आते हैं, ये लाइन आपके मेंस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिक ने एक चीज़ कही थी दैट
जो आपका SRA में डजंट क्रिएट एनी लीगल राइट ये क्रिएट नहीं करता, बट रैदर दे प्रोवाइड द एडिशनल रेमेडीज। वैसे समझ हम ऑलरेडी चुके हैं, बट ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव व्हेनेवर यू राइट द एग्जाम्स। एंड इट इज कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, ये हम साथ में जोड़ के पढ़ते हैं किसी लॉ के साथ। इट इज बेस्ड ऑन इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस पढ़ चुके हैं हम लोग। ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉ के लिए भी कई बार MCQs पूछे जाते हैं, विच टाइप ऑफ लॉ इट इज, तो ये तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में ये बोलते हैं दैट इट डजंट प्रोवाइड फॉर कॉज ऑफ एक्शन। आपका इस लॉ के अंदर कोई कॉज ऑफ एक्शन के बारे में हम बात नहीं करी जाती है, रैदर ये प्रोवाइड करता है एक रिलीफ बेस्ड ऑन अ कॉज ऑफ एक्शन अकरिंग इन सम अदर स्टेट्यूट लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आपका कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, देन यू कैन यूज SRA टू प्रोवाइड द रेमेडी फॉर दैट कॉज ऑफ एक्शन। ओके, तो हम अब नेक्स्ट चलते हैं, और भी क्या क्या चीज़ें प्राइमरली इम्पॉर्टेंट हैं हमारी इस लॉ के लिए। ये रिसेंट में चेंजेस हुए हैं, इसलिए इसकी रेलेवेंस है। टेरिटोरियल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। तो यहाँ भी आपका ये इंपॉर्टेंस लाई करता है। यू कैन रीड इट एंड मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। देन आते हैं हम स्कोप ऑफ द एक्ट। ये भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि वेदर इट इज़ द ओनली लॉ जिसके अंदर हम सारे रेमेडीज़ की बात करते हैं कंपनसेशन के अलावा। द आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट द एग्जॉस्टिव लॉ। हालांकि जो रेमेडीज़ की इन्होंने बात करी है वो रेमेडीज़ इट सेल्फ इज़ एग्जॉस्टिव, बट इट इज़ नॉट द एग्जॉस्टिव लॉ फॉर स्पेसिफिक रिलीफ्स। और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं वेर एज आपके ये चीज़ हमें कहाँ से पता लगती है? जब भी आप अपने बेयर एक्ट खोलेंगे, बेयर एक्ट की स्टार्टिंग में आपके प्रेम्बल्स लिखे होते हैं। तो उन प्रेम्बल में एक लाइन लिखी है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, और वो लाइन है इट इज़ एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ relating to certain kinds of specific relief. Remember it that here the word consolidate is not mentioned. अगर consolidate mention होता तो शायद हम कह सकते थे कि ये एक exhaustive है, इसलिए हम कहेंगे it is not exhaustive. इसका एक काफ़ी अच्छा केस लॉ है। ये आपका आता है हंगरफोर्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस हरिदास मुंद्रा एंड अदर्स। इस केस लॉ में क्या कहा गया था? दैट SRA इज नॉट एग्जॉस्टिव इनैक्टमेंट एंड इट डज नॉट कंसोलिडेट द होल लॉ ऑन द सब्जेक्ट। दिस केस लॉ यू कैन यूज इन योर मेंस टू राइट इट एंड टू मेक योर आंसर्स मोर ब्यूटिफुल। अब हम बात करते हैं कितने काइंड्स ऑफ रिलीफ की हमने बातें करी हैं। मैम आप बोलोगे मैम हम स्पेसिफिक रिलीफ की बात कर रहे हैं, रिलीफ एग्जैक्टली वो रिलीफ्स है क्या? कौन से रिलीफ्स की बारे में बात हो रही है यहाँ पर? तो पहली बात करते हैं हम, इनको मेजरली हम कहेंगे कि ये है पोजेशन से रिलेटेड। ये आता है आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ आपके बारे में बात होती है रेक्टिफिकेशन, रिसेशन एंड कैंसिलेशन। ये तीन। एक है डिक्लेरेशन डिक्री एंड प्रिवेंटिव रिलीफ एंड इंजंक्शंस। अब हम इन्हें डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। एक ब्रीफ ले लेते हैं ताकि समझ आ पाए जब हम डिटेलिंग में आगे बढ़ेंगे। पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारा सेक्शन 5 एंड 6 डील करता है, वेयर एज इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रोविजंस दिए गए हैं पोजेशन के लिए वो 7 एंड 8 में दिए हुए हैं। माइंड इट, यहाँ पोजेशन लिखा है, ओनरशिप नहीं। इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों ये वर्ड स्पेसिफिकली मेंशन्ड है और क्यों नहीं, आगे जाके जब हम व्हेन वी मूव ऑन टू आवर क्लासेस, मूव फॉरवर्ड इन आवर क्लासेस। अब आते हैं हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कई बार ऐसा होता है दैट आपके कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कंपनसेशन देना इज़ नॉट इनफ फॉर अस। जैसे हमने हॉस्पिटल वाले केस के अंदर ये चीज़ देखी थी, वहाँ पे वेंटिलेटर्स का होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पेशेंट्स बहुत थे, अर्जेंसी बहुत थी, इसलिए वहाँ पे कंपनसेशन या डैमेजेस देना इन अ रिलीफ विल नॉट बी एडिक्वेट। इसके प्रोविजन आपके सेक्शन 1924 है। फिर आपकी बात करते हैं हम रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कभी पढ़ा होगा, याद करिए, वहाँ ज़रूर लिखा होता है दैट इंटेंशन ऑफ द पार्टीज जो होती है वो बहुत ज़रूरी है जानना।
कंसेंसस एडम होना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों पार्टीज़ के दिमाग में क्या चीज़ वो कैसे समझ रहे हैं, वो सेम सेंसेस में समझ रहे हैं नहीं, ये बहुत मायने रखता है। सिमिलरली यहाँ पे कई बार डॉक्यूमेंट्स को रेक्टिफाई करना पड़ता है ताकि अगर हम चीज़ें सही समझे हैं कि नहीं समझे हैं, उसके प्रोविजंस आपके सेक्शन 26 में लिखे हैं। एंड देन आता है आपका रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। याद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा था वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में। वो यही डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पर उन्हें कैंसिलेशन करना पड़ता है क्योंकि वो वॉइड इन नेचर थे। एंड रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपको हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी पढ़ा था। यहाँ पे उन्हें कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स को आपको रिसाइन करना होता है, आप अपनी पार्ट ऑफ ड्यूटी कर चुके हैं बट पता चला था आपकी कंसेंट फ्री नहीं है या फिर कोई और नेचर की वजह से दे आर वॉइडेबल। उसी से ये ओरिजिन आया उन सब चीज़ों का। फिर आता है आपका डिक्लेरेशन ऑफ डिक्रीज, डिक्लेरेशन डिक्रीज जो सेक्शन 34 से 35 के बीच में बात करता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका किसी प्रॉपर्टी पे कुछ राइट है बट लोग उसे मान नहीं रहे हैं और आपको उस राइट का एंजॉय नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कोर्ट में जाकर उसे डिक्लेरेशन करवाना उन राइट्स की। उन्हीं के प्रोविजंस उससे रिलेटेड यहाँ बात की गई है। अब आता है आपका प्रिवेंटिव रिलीफ या फिर जिन्हें हम इंजंक्शंस भी कहते हैं, सेक्शन 36 to 42। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी इंसान ने किसी ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि आप हमारे यहाँ आना कॉन्सर्ट करना, हम लोगों ने टिकटें भी भेज देंगे हम लोग, और उन्होंने हाँ भी कर दी। बट जब कॉन्सर्ट करेंगे और आपका टर्म रहेगा 1 साल तक हमारे यहाँ आप सारे कॉन्सर्ट्स करेंगे, बट आप कहीं और जाकर कॉन्सर्ट नहीं कर सकते। तो ये जो नहीं है, कोर्ट किसी को गाने के लिए तो नहीं आप फोर्स कर सकता, बट ना गाने के लिए कहीं और पर ये ज़रूर फोर्स कर सकता है। तो ऐसे केसेस में वो इंजंक्शंस कर सकता है कोर्ट। तो ये वो रिलीफ है कि आप क्या चीज़ पे रोक लगाएंगे और क्या नहीं। अब आगे आते हैं, एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें थी। फर्स्ट रिलीफ वॉज पोजेशन ऑन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेकेंड वॉज ऑन द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, whereas third was on specific performance of contracts, then comes rectification of instruments, then recession of contracts, then cancellation of instrument, and then declaration decree, and then lastly injunctions जिन्हें हम preventive reliefs भी कहते हैं। ये reliefs आपके broaderly हम लोगों ने इनसे पूरा का पूरा section जो है SRA में ये हमने categorize करा है। आज हम ज़्यादा डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे बट यस थोड़ा ओवरव्यू और डिटेल करते हैं और समझते हैं सेक्शन 3 क्या कहता है एसआरए का। ये कहता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हेरेन नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अगर अलग से मेंशन नहीं किया हुआ तब, नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड कुछ भी हम नहीं मानेंगे इस एक्ट के तहत टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ। किसी भी इंसान को हम डिप्राइव नहीं करेंगे किसी राइट ऑफ किसी तरह के रिलीफ से अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। इसे समझने के लिए हमें सेक्शन 3 को सेक्शन 21 से समझना पड़ेगा और ये देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज अवेलेबल एज एन एडिशनल रेमेडी, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अंडर सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट। वो क्या कहता है दैट इट कॉन्फर्स राइट ऑन द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ पे एक राइट कॉन्फर करता है टू क्लेम कंपनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन एडिशन टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि कहता है टू इफेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ऑन डॉक्यूमेंट्स, इट विल कंटिन्यू आपका जो ये एक्ट है वो कंटिन्यू रहेगा टू ऑपरेट ऑन डॉक्यूमेंट्स। इसे हम डिटेल में अगली क्लास में समझेंगे, इससे क्या क्या आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं मेंस में। प्री में इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता है सिवाय ये आपका इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट पूछ लेते हैं, दैट्स ऑल। फिर आते हैं हम अब सेक्शन 4 पे। ये क्या कहता है,
यहाँ पे आपकी ये लाइंस जो मैंने मार्क करी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपके प्री के क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी इसी पे मेंस का भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए, फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर द मियर पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग पीनल लॉ। थोड़ा सा समझते हैं इसे एग्जैक्टली है क्या। दैट सिविल राइट्स कौन से होते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे, वैसे आपको पता ही होगा, बट ऐसे समझ लेते हैं इसको लेमन लैंग्वेज में, दैट वो राइट्स जो इन्फ्रिंज होने पर किसी आपको ही इफेक्ट कर रहे होंगे, किसी और को, इस सोसाइटी को नहीं। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हुए थे, जो राइट्स वहाँ से आ रहे थे, इन्फ्रिंज होने पर दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं और आप उसे क्लेम कर सकते हो फ्रॉम द स्पेसिफिक पर्सन। देन कम्स द क्रिमिनल राइट। इन्हें समझने के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्रिमिनल राइट्स वो हम राइट्स मानेंगे जिन्हें इन्फ्रिंज होने पे सोसाइटी इफेक्ट होती है। ब्रॉडली समझ रहे हैं, वैसे आपको ऑलरेडी मीनिंग पता होंगे इसके, बिकॉज यू आर अ लॉ ग्रेजुएट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आपको चीज़ें पता है। पीनल लॉ वो जिसके अंदर ब्रॉडली आपके पनिशमेंट्स दिए हैं, जैसे कि आईपीसी। तो हम कह सकते हैं कि एसआरए में जो रेमेडी दी गई हैं वो क्या इन्वोक करती हैं, सिविल राइट्स, ओनली इन सिविल राइट्स। एंड जो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है मियर पर्पस ऑफ, इसका मतलब क्या है, मियर पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग पीनल लॉ। अगर कभी भी सूट फाइल होता है जिसका ऑब्जेक्ट ऑफ द सूट क्या है कि आप पीनल लॉ को इन्फोर्स करना चाह रहे हैं, ऐसे केस में स्पेसिफिक रिलीफ विल नॉट बी ग्रांटेड। अगर इन केस अगर ये एक्सीडेंटल पीनल रेमेडी हो जहाँ आप ले रहे हैं, प्राइमरी नहीं, तब हम शायद इस चीज़ को सोच भी सकते हैं और अलाउ भी कर सकते हैं। देन कम्स योर सेक्शन 5 एंड 6। हम सिर्फ उसका ट्रेलर आज देखेंगे कि क्या है, क्या कहता है, सिर्फ ब्रॉड एक पिक्चर लेंगे है, डिटेल में हम लोग आगे करेंगे इसे, जो कि बात करता है आपका रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। याद है हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2 सेक्शंस थे, याद करिए और आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि एग्जैक्टली कौन से प्रोविजंस अभी पड़े हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहता है अ पर्सन इंटाइटल्ड, धीरे धीरे चलते हैं, हर शब्द का एक मीनिंग है यहाँ पर। अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सीपीसी। तो पहली बात करता है पोजेशन की। पोजेशन को समझने से पहले या क्या लिखा है उससे पहले हमें ये 2 चीज़ें जाननी ज़रूरी है पोजेशन के बारे में, कि पोजेशन 2 एलिमेंट से बनता है। पहला एलिमेंट होता है कॉर्पस, सेकंड एलिमेंट होता है आपका एनिमस। ये चीज़ें आपके मेंस में जब आप लोग लिखेंगे तब बहुत रेलेवेंट आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको, आप जब 10 मार्क्स का क्वेश्चन या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ें आपको मेंशन करना बहुत अच्छा रहता है, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे। देन कॉर्पस का मतलब होता है, जो कॉर्पस एक एलिमेंट है पोजेशन का, इसका मतलब होता है एपरेंट कंट्रोल और एक्चुअल पावर ओवर द ऑब्जेक्ट पोजेस्ड, कि आपका एक्चुअल पावर है या नहीं। देन कम योर एनिमस, जिसका मतलब है इंटेंशन टू अवेल वन सेल्फ टू दैट पावर। एक केस लॉ यहाँ पे है 2019 का, रीसेंट ही है, बिकॉज 2 साल तो हमारे कोविड में चले गए, तो रीसेंट ही मानेंगे हम इसे, कि पूना राम वर्सेस मोती राम। इसमें ये कहा गया था कि जो सूट फॉर पोजेशन है वो फाइल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजेसरी टाइटल। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पर, जो कि यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इस एक्ट में डिफाइन नहीं की गई है। ये चीज़ हमें पता होगी दैट कि कभी भी अगर किसी एक्ट में हमें कोई चीज़ डेफिनेशन नहीं दी प्रॉपर, वी कैन ऑलवेज गो एंड सी इट्स मीनिंग ऑन द जनरल क्लॉज एक्ट। इसलिए हमने यहाँ पर इसको समझने के लिए इसका रेफरेंस लिया। जनरल क्लॉज एक्ट में सेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन 326 के अंदर ये चीज़ बोली गई कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड क्या क्या, लैंड, benefit arising out of land, then third is things attached to earth or permanently fastened to anything attached to earth। okay, अब इसकी तीसरी चीज़ समझते हैं, जहाँ पर इसमें बोला था entitled to possession।
इंटाइटल क्यों लिखा है यहाँ पर, ओनरशिप क्यों नहीं लिखा? इसका भी रीज़न है, लॉ मेकर्स ने बहुत आगे सोचा है, बहुत डेप्थ में सोचा है। एक शब्द होता है टाइटल और एक शब्द होता है इनटाइटल, दोनों में अंतर है। टाइटल कहता है कि आपकी रिलेशनशिप कैसी है प्रॉपर्टी के साथ, ये बताता है। वेयर एज इनटाइटल में मतलब आता है जब टाइटल लीगली तरीके से हो, तब हम कहेंगे कि आप इंटाइटल्ड हैं उस प्रॉपर्टी के लिए। वेराज ओनरशिप को हम लोग एक जनरल टर्म में समझ सकते हैं जहाँ पर आपके पास सारे अधिकार हैं एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और राइट टू पोजेशन में हम कहेंगे दैट ओनरशिप एंड पोजेसरी टाइटल। वेल, इन्हें हम डिटेल में एक बार और डेप्थ में पढ़ेंगे जब हम ये लोग सेक्शन 5 पढ़ेंगे, बिकॉज अभी सेक्शन 2 भी है और भी चीज़ें हैं, विल गो थ्रू इट। एंड मैनर प्रोवाइडेड इन CPC जो यहाँ लिखा था, a person entitled to the possession of specific immovable property may recover it in a manner provided by CPC। ये जो टर्म, ये जो फ्रेज है आपका manner provided by CPC, इसका मतलब क्या है कि आप जब भी आपको रिकवरी ऑफ पोजेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, एक रेगुलर सिविल सूट फाइल करेंगे, जैसे कि CPC में मैनर दिया हुआ है उसी मैनर में। ठीक है, होप आपको एक ब्रीफ पता लग गया होगा सेक्शन 5 हल्का हल्का क्या कह रहा है। बस इतना ही मोटिव है आज का कि हम हल्का समझ पाएँ कि एग्जैक्टली है क्या। आपको एक रिलीफ से जो इंट्रोडक्शन कराना था आज की डेट में। आज की क्लास में हम सेक्शन 6 को भी थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या कहता है ये वाला रिलीफ भी। तो ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और इसमें ये कहा गया है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं ये पूरा प्रोविज़न, ये प्रोविज़न आपके मेंस एज वेल एज प्री के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड इट, इसे रट के घोल के पी जाना, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे समझते हैं क्या कहते हैं ये। इफ़ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड, कोई भी इंसान, एनी वर्ड लिखा है, सिर्फ पर्सन नहीं लिखा है, ओनर नहीं लिखा है, ये भी मीनिंग है, इसे डेप्थ में देखेंगे। इफ़ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, बिना उसकी कंसेंट से उसे डिस्पोजेस कर दिया गया है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ड्यू कोर्स ऑफ लॉ क्या होता है ये भी समझेंगे, डोंट वरी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट वर्ड लग रहा होगा, बट कोई नहीं, we'll understand each and everything. He or any person through whom he has been in possession of any property आएगा, claiming through him में by suit, या तो आप सूट फाइल कर सकते हैं to recover the possession, therefore notwithstanding any other title then may be set up in such suit। धीरे धीरे समझते हैं, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड में मीनिंग आएंगे। यहाँ पहला था आपका एनी पर्सन, जो हमने वर्ड बात करी। एनी पर्सन का मतलब है हु हैज़ अ लीगल पोजेशन। एनी पर्सन कोई भी इंसान जिसका लीगल पोजेशन हो, पोजेशन ऑफ, जैसे कि इसके अंदर ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ओनर ही यहाँ पर हो पोजेशन के अंदर, बट वी कैन ऑल्सो से अगर मॉर्गेजी के पास किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। एनी पर्सन इसीलिए लिखा है। वेयर एज अगर टीनेंट है, एक ओनर ने अपनी प्रॉपर्टी किसी टीनेंट को दे दी है, तो पोजेशन किसके पास हुआ, फिलहाल तो टीनेंट के पास हुआ। तो ऐसे केस में अगर टीनेंट को डिस्पोजेस कर दिया जाए और वो सारी सेक्शन 6 के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं, देन ही कैन ऑल्सो फाइल द सूट। अब आते हैं डिस्पोजेशन पे। डिस्पोजेशन हमारा जो यहाँ वर्ड लिखा है, क्या मतलब है डिस्पोजेशन का? इसका मतलब है कि आपको एक्चुअल पोजेशन से डिप्राइव किया गया है। जो आप जिस घर में रह रहे थे, पहले से रह रहे थे, वहाँ से आपको डिप्राइव करके हटा दिया गया है। अब आपके पास पोजेशन नहीं है, तो प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो अर्लियर पोजेशन में था, बिफोर ही वॉज डिस्पोजेस्ड। कोर्ट के अंदर प्लेंटिफ को ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इफ़ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, यहाँ पे कंसेंट क्यों लिखा है, बिना कंसेंट? इसका मतलब कि उसे बिना कंसेंट से अगर कहीं निकाला जा रहा है
या तो वो फोर्सिबली है, फ्रॉडुलेंटली है, या किसी और भी तरीके से हो सकता है। ये तो सिर्फ एक इंस्टेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पर। अब आते हैं क्लेमिंग थ्रू हिम बाय सूट रिकवर पोजेशन देयर ऑफ। वो रिकवर कर सकता है पोजेशन नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल मे बी सेटअप इन सच सूट। अभी क्या है इसे देख लेते हैं। एक है, हमने पढ़ा टर्म अदरवाइज डन इन ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स इन लॉ क्या होता है, सोच के बताइए। आप लोगों ने अपने लॉ कॉलेजेस के अंदर ही ज़रूर पढ़ा होगा। ओके, थोड़ा सोचिए। देन ओके, वील कंटिन्यू विद दिस। इसका मतलब होता है ड्यू कोर्स इन लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस लॉ में बताया कि एग्जैक्टली होता क्या है। ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड वर्सेस सिंडिकेट बैंक। इस केस लॉ में ये बोला गया कि ड्यू कोर्स इन लॉ का मीनिंग क्या है कि अगर वो किसके थ्रू, एजेंसी ऑफ लॉ के थ्रू या फिर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू या ट्रिब्यूनल के थ्रू एक प्रॉपर प्रोसीडिंग्स के साथ और प्रॉपर प्रोसीजर के साथ जो कि लॉ ने प्रिस्क्राइब किया है या फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई करके आया है। तो यहाँ पे जब आपको निकाला जा रहा है सेक्शन 6 में, तो क्या है वो अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स है। यहाँ हमने पढ़ा था अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स, इसका मतलब ये है this case law can be important for you to write in your mains exams to beautify your answer. You can refer this case law. Then हम आते हैं एक टर्म हमने और देखा, to recover the possession. रिकवर द पोजेशन, ये 2018 की अमेंडमेंट के बाद ये कुछ कैटेगरीज में हम कह सकते हैं कि पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू रिकवर पोजेशन। वो कौन कौन सी कैटेगरी हैं? या तो पर्सन एक्चुअली डिस्पोजेस किया हो, या फिर थ्रू whom he has been in possession। समझते हैं ये क्या कह रहा है? इसका मतलब अगर टीनेंट के पास पोजेशन थी, एक ओनर ने टीनेंट को अपनी पोजेशन दे दी प्रॉपर्टी को, अगर उसे किसी थर्ड पार्टी ने आकर बाहर निकाल दिया घर से, ओनर ने नहीं, किसी थर्ड पार्टी ने आकर टीनेंट को बाहर निकाल दिया, ऐसे केस में लैंडलॉर्ड और टीनेंट दोनों ही सूट फाइल कर सकते हैं आपके सेक्शन 6 में। वेराज तीसरा केस जो है इसके अंदर पोजेशन रिकवर करने का, वो क्या है? एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम। एग्जाम्पल इसका हम ये लेंगे, इसे समझते हैं। कई बार ऐसा भी तो होता है कि टीनेंट्स जो होते हैं वो सब टीनेंट्स आगे रख लेते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा? मैम पोजेशन तो सब टीनेंट के पास है, तब क्या करेंगे? क्या वो भी रिकवर कर सकते हैं पोजेशन अंडर सेक्शन 6? इसे समझते हैं। ओनर ने आगे टीनेंट को दी जगह और टीनेंट ने आगे सब टीनेंट हायर कर लिया जिसके पास करंट पोजेशन है, और उसे किसी थर्ड पार्टी ने आकर घर से बाहर निकाल दिया, पोजेशन डिस्पोजेस कर दिया। तो ऐसे केस में भी जो सब टीनेंट है या टीनेंट जिसे सबलेट करा है प्रीमाइसेस, वो भी केस फाइल कर सकता है। इसलिए यहाँ पर एनी पर्सन लिखा था, ना कि ओनर और ना ही कोई आगे और भी चीज़ देखते हैं इसमें। एक चीज़ यहाँ और आती है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल। ये क्वेश्चन आपका इममटीरियल है क्योंकि द मेन क्वेश्चन जो कोर्ट जिस पे एजुडिकेट करेगा वो क्या है कि आपका प्रीवियस पोजीशन निकाले जाने से पहले किसके पास पोजेशन था। कोर्ट ये देखेगी, जिसे प्लेंटिफ प्रूफ करेगा और एविडेंसेस लाएगा कि निकाले जाने से पहले मैं ही रह रहा था। जी यहाँ पर कोर्ट को वो ही प्रूफ करेगा। एक चीज़ और आती है यहाँ पर, जो हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ लिखी है, नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट। कोई सूट नहीं आएगा इस सेक्शन के तहत। कब कब? दो चीज़ें यहाँ दी गई हैं। पहली, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव हाइलाइटेड इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री एंड मेंस में भी इसमें कई बार क्वेश्चन बन जाएगा, छोटा बनेगा बट बन जाएगा। प्री में तो बस घोल के पी जाना, नहीं तो पूछते ही पूछते हैं कि आपका जो सूट है सेक्शन 6 के अंदर आप कब किस टाइम पीरियड, कितने एक्सपायरी के बाद आप सूट फाइल नहीं कर सकते। तो हियर द आंसर इज 6 महीने तक। अगर डिस्पोजेशन आपको आज करा है 1 जनवरी को, तो 6 महीने में आप कभी भी सूट फाइल कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन ये रिक्वायरमेंट सारी जो हमने भी पढ़ी वो फुलफिल हो रही हो। देन कम नो सूट
कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। तो 1 नंबर आपका यहाँ हो गया, 1 यहाँ पर, और ये तो खैर जितनी मार्क्ड है सारे नंबर्स आपके हो गए। तो हम लोगों ने आपको अर्चना क्लासेस के अंदर वी हैव सिक्योर्ड योर 10 to 15 मार्क्स हेयर इटसेल्फ इन दिस वीडियो ऑफ SRA लेक्चर। तो आप कोई सूट आपका 6 महीने के बाद नहीं फाइल होगा डिस्पोजेशन के, और ना ही अगेंस्ट गवर्नमेंट। इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लिमिटेशन एक्ट को कंबाइन करके कि उसकी रेफरेंस क्या है क्या नहीं, इन द नेक्स्ट क्लास। देन कम्स योर नो अपील शेल लाई फ्रॉम एनी डिक्री और ऑर्डर passed in any suit instituted under this section, nor shall any review by any such order or decree will be allowed, na to appeal or na hi review. This is also important here, that's why it is marked in red. 1 mark for appeal, 1 mark for review. ना आप अपील फाइल कर सकते हैं और ना ही रिव्यू, अगर इस सूट के अंदर आपका कोई ऑर्डर आता है। यहाँ पर आपका आता है एक केस लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि 2015 का ही है। आरती वर्सेस अरुणा गौतम के अंदर ये बताया गया दैट रिविजन इज मेंटेनेबल अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। ये आप मेंस में यूज कर सकते हैं केस लॉ। अब आगे पढ़ते हैं और ये समझते हैं, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बार any person from suing to establish his title to such property and to recover possession thereof. Then हम लोगों ने एक brief overview ले लिया section 6 का, brief overview ले लिया, and we have cleared it, and here are the some main sample questions जो कि previous years के अंदर इस topic से पूछे जा चुके हैं। You can take a screenshot and have a look कितना sector कितना important है, ये है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं अब तक जब जितना मैंने पढ़ाया है, कितना समझ आया है आपको, ये स्क्रीनशॉट लेकर हमें ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि इसके आंसर्स क्या हैं, आपको कितना समझ में आया है। ये भी प्री के ही कई क्वेश्चंस हैं जो कि आ चुके हैं एग्जाम्स में कहीं ना कहीं। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड हमें ज़रूर बताइएगा कि इसके आंसर्स क्या हैं, और कुछ ही हैं। सो थैंक यू। आज का सेशन हम स्पेसिफिक लीव का यहीं एंड करेंगे, और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे आगे अपनी क्लासेस में डेप्थ में। सेक्शन 5, 4, 6 भी हम काफ़ी डेप्थ में आगे पढ़ेंगे। सो आई विल हैंड ओवर टू मैम नाउ। I am back. We have seen that Madam Jyoti, our faculty, has beautifully explained in a very nice and simple manner what Specific Relief Act is and how it is different from CPC. I told you in my introduction that all civil rights and civil trial are basically governed by CPC. But why Specific Relief Act has come? The history is being told by her. It is also clarified that Specific Relief Act does not create any right. It was also made clear that it is a procedural law. It is also made clear that under Contract Act, if there is any violation for any contract, then the remedy is compensation by way of damages. But if you want the performance of the contract, then you have to go to Specific Relief Act that provides additional reliefs for your civil rights. So civil rights are not being created by this act. It is a procedural law. But if you want the performance of the contract, then you have to go for this act that provides you additional relief. This was also made clear by Madam Jyoti that this act is based on equity, justice and good conscience. However, CPC is based on common law. We will make it clear in our coming lectures what is common law, what is equity, why it is based on equity, justice and conscience, why we call CPC as a common law. Very briefly and very nicely she has given not only the overview but all the
provisions of specific relief act for possession, for dispossession, for declaration, as no other remedy is available, even for performance of the contract, specific relief act has to be invoked. With this, we will close this class on specific relief act today, and from and now we will proceed with each and every chapter in detail, keeping in view our competitive exams and our practice law in the law course. Thank you for this.